नमस्कार साथियों। पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में देखा था और एक महत्वपूर्ण सभ्यता जिसके बारे में हमने बात की थी वो थी कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता से हमने उसकी विशेषताओं के बारे में बात की, कुछ तथ्यात्मक सामग्री की हमने बात की और इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या प्रमाण हमें देखने को मिले और इतिहास में क्या हमने कालीबंगा की सभ्यता से सीखा, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। अब आगे आने वाली सभ्यताओं के बारे में हम बात करेंगे और वहाँ पे एक नाम आता है गणेश्वर सभ्यता का, जो राजस्थान की सभ्यताओं में अपना एक अलग पहचान रखती है, अपना एक अलग स्थान रखती है, गणेश्वर सभ्यता। तो कालीबंगा के बाद दूसरी सभ्यता जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है साहब गणेश्वर सभ्यता। अब अगर गणेश्वर की सभ्यता के बारे में हम देखें तो वही बात करेंगे कि यहाँ कौन से स्थान से गणेश्वर की सभ्यता मिली, उसके बाद कौन सी नदी यहाँ पर बहा करती थी या किस नदी के किनारे पे ये मिले। उसके बाद हम देखेंगे किसका उत्खनन किन लोगों के द्वारा किया गया। फिर हम देखेंगे कि इस सभ्यता को अन्य किस नामों से भी जाना जाता है। और एक हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस सभ्यता की विशेषता क्या रही है, या विशेषता के लिए अगर ना कहें तो यहाँ इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित नीम का थाना स्थान पर वर्तमान में है। नीम का थाना सीकर में गणेश्वर की सभ्यता का जो पूरा स्थल है वो हमें देखने को मिला है। दूसरी बात करें तो साहब यहाँ पे कांतली नदी बहा करती थी और कांतली नदी के किनारे पे ही गणेश्वर सभ्यता के अवशेषों की जानकारी मिली है। उसके बाद साहब इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो 1977 में इसका पहली बार उत्खनन किया गया डॉक्टर R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। लेकिन बाद में 1978 से लेके 1989 तक इसका जो उत्खनन किया गया वो किया गया साहब विजय कुमार के नेतृत्व में। 1977 में डॉक्टर R.C. अग्रवाल के द्वारा और 1978 से 89 तक विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अब देखते हैं साहब इस सभ्यता को अन्य किस नामों से हम जान सकते हैं। तो यहां हम बात करेंगे तो पहला इसका उपनाम और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार आता है वो ये है, इस सभ्यता को समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। जननी का मतलब जो सबसे पहले आई। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में राजस्थान में अब अगर सबसे पहले कहीं तांबे का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ तो वो थी आपकी गणेश्वर सभ्यता। इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा गया है। उसके बाद दूसरी बात करें तो इसे दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। अगली में बात करूं साहब इसका स्वरूप क्या है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी या ये कांस्य युगीन सभ्यता थी या ये लोह युगीन सभ्यता थी या ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। तो यहां एक अलग से एक अच्छी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सभ्यता बेशक ताम्र युगीन थी, क्योंकि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा गया। यानी कि ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे पहले अगर कहीं किसी सभ्यता में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले किस में हुआ, गणेश्वर में हुआ। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था साथ के साथ कि मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया था, पाषाण का प्रयोग किया था और वो काल पाषाण काल कहलाता था। और उसके बाद धातु के रूप में, पत्थर के बाद में पहली बार धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया था और वो काल ताम्र युग कहलाया था। लेकिन एक ऐसा थोड़ी था कि आज रात को 12 बजे पत्थर का प्रयोग बंद हो जाएगा, कल सुबह से यानी कि 12 बजे बाद तांबे का प्रयोग शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं था ना। पत्थर
भी आगे चलता रहा, लेकिन तांबा जो है यहाँ पे नए धातु के रूप में प्रयोग किया गया। इसलिए गणेश्वर सभ्यता क्योंकि सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसलिए यहाँ तांबे के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग हुआ। इसीलिए ये जो सभ्यता है ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता मानी जाती है। ये बिल्कुल विशेष चीज है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और वहां राजस्थान के लगभग 95% विद्यार्थियों ने ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी होने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता इसका आंसर किया था, लेकिन वो वहां पे आंसर आरपीएससी ने इसका गलत माना और इसका सही आंसर था ताम्र पाषाण युगीन, क्योंकि तांबे के साथ साथ तांबा तो था ही था, लेकिन पत्थर का प्रयोग भी बंद नहीं हुआ था। ये गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी है। आगे मैं बात करूं तो गणेश्वर स्थल से प्राप्त सामग्रियों में या उपकरणों में तांबे की मात्रा लगभग 99% मिलती है। यानी कि जो उपकरण मिले उनमें मिलावट बहुत कम स्तर पर देखी गई और शुद्ध तांबा यहाँ पे यानी कि 99% तांबा उन धातुओं के अंदर प्रयोग में लिया गया था। दूसरा कि संभवतः सिंधु सभ्यता में तांबे की जो आपूर्ति होती थी, तांबे की आपूर्ति वो गणेश्वर से होती थी, क्योंकि गणेश्वर ताम्र उत्पादन में अपनी एक अलग पहचान रखता था, अपना एक अलग स्थान रखता था। इसलिए माना जाता है कि जो समकालीन बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में आई उसमें तांबे की आपूर्ति अगर होती थी तो वो गणेश्वर सभ्यता से ही होती थी। दूसरी चीज, यहां का जो मानव था, यहां का मानव शिकारी था, वह खाद्य संग्रह प्रवृत्ति का था, शिकार करता था और खाद्य संग्रह यानी कि शिकार करने के बाद उसको अपने यहां स्टोर कर लेता था और 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक उसको ही खाता रहता था। यहाँ का इंसान जो है आदिम था, शिकारी था और खाद्य संग्रह प्रवृत्ति का था। यहाँ से जो वस्तुएं मिली उनमें तांबे की मात्रा लगभग 99% मिलती है और माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से ही प्राप्त होती थी। अगली चीज देखें कि साहब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में हम कुछ बात करेंगे। प्राप्त साक्ष्यों में सबसे पहला आता है कि यहाँ से मछली पकड़ने के तांबे के कांटे हमें देखने को मिलते हैं। मछली पकड़ने, मैंने कहा ये लोग शिकारी थे, शिकार करते थे और नदी के अंदर जो मछलियां बहकर आती थी उन्हें पकड़ने के लिए ये तांबे के कांटे बनाकर उनका शिकार करते थे। अगली चीज कि यहां से पत्थर से बना हुआ बांध का प्रमाण भी हमें मिलता है, यानी कि इन्होंने नदी के प्रवाह को रोककर बांध का निर्माण किया था और वो बांध पत्थर से बनाया गया था। मैंने आपको कहा कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी थी, लेकिन यहां पत्थर का जो बांध था वो इस बात का सूचक है कि ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। इसके अलावा इनके जो मकान थे उन मकानों का निर्माण भी पत्थरों से ही किया गया था। अगली चीज अगर हम देखें तो यहां से तांबे के बाणाग्र मिले हैं, तांबे की छड़ें मिली हैं और तांबे के कुछ नुकीले हथियार हमें यहां से मिलते हैं। बाणाग्र देखो आप, ये इस तरीके से अगर मान लो हम बाण की संरचना को देखते हैं तो तांबे के बने हुए बाण हमें यहां से मिले। बाणाग्र, बाण का अग्रभाग यानी कि ये वाला पॉइंट, ये है बाणाग्र। और ये जो पूरी बाद में ये जो छड़ है पीछे का हिस्सा, इसे तांबे की छड़ के रूप में हम यहां
देख सकते हैं। और तांबे के बने हुए अन्य नुकीले हथियार भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये गणेश्वर सभ्यता थी। इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ का मनुष्य जो था वो शिकारी था, खाद्य संग्रहक प्रवृत्ति का था। लगभग 99% यहाँ के उपकरणों में तांबे की शुद्ध मात्रा होती थी। और संभवतः पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की जो आपूर्ति है वो कहाँ से होती थी? तो साहब वो गणेश्वर से होती थी। मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से प्राप्त हुए? तांबे से बने हुए, तो गणेश्वर से प्राप्त हुए। पत्थर से बना हुआ बांध कहाँ से प्राप्त हुआ? तो साहब गणेश्वर से प्राप्त हुआ। मकान किससे बनाते थे? तो साहब मकान जो है ये लोग पत्थर से बनाते थे। बाणाग्र, तांबे की छड़ें और हथियार। अब इसके यहाँ से जो कपिश्वरणी मृद भांड प्राप्त हुए हैं, या इस सभ्यता की जो प्राचीनता है, या इसका जो कार्बन पद्धति के आधार पे जो इसका कालक्रम है, वो हम एक साथ सभी सभ्यताओं का वहां पे देखेंगे। यहाँ गणेश्वर सभ्यता के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। नीम का थाना सीकर से ये सभ्यता स्थल मिला है, कांतली नदी के किनारे पे। आर.सी. अग्रवाल ने 1977 में पहली बार उत्खनन किया। उसके बाद विजय कुमार ने 78 से लेके 79 तक इसका उत्खनन किया। इसे ध्यान रखना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। इसके स्वरूप की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सभ्यता ताम्रयुगीन के साथ साथ ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। अगली सभ्यता के बारे में हम बात करें तो वो सभ्यता है तीसरे नंबर पे, आहड़ सभ्यता। और सेम उसी तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। और आहड़ सभ्यता के अंदर हम देखेंगे कि जिस स्थान से यह सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ है वो स्थान कौन सा है, वो नदी कौन सी है, इसके उत्खनन किसके द्वारा किया गया, इसके उपनाम क्या क्या हैं, और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं। स्थान की बात करें तो यह है उदयपुर में, आहड़ सभ्यता है उदयपुर में। नदी कौन सी है? तो साहब नदी का नाम है आयड़ नदी, या इसी को कहा जाता है बेड़च नदी। उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो साहब 1953 में पहली बार अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। इसका उत्खनन पहली बार अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। उसके बाद 1956 में डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल ने भी इसका उत्खनन किया। और अगर देखें तो 1961 में प्रोफेसर H.D. सांकलिया के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया। उत्खनन 1953 में पहली बार अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, उसके बाद आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, और 61 में H.D. सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अब यहां हम इसके उपनाम देखेंगे, लेकिन यहां जगह कम होने की वजह से इसकी विशेषताएं हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहां इसके उपनाम की बात करते हैं। तो साहब इस आहड़ सभ्यता को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो हम देखते हैं इस आहड़ ये जो आहड़ क्षेत्र है, इसे पहले कहा जाता था आघाटपुर। आहड़ को पहले किसी जमाने में 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास आघाटपुर के नाम से इसे जाना जाता था। उसके बारे में बात करें, सभ्यता का उपनाम क्या है? तो इसे कहा गया है आहड़ को ताम्रवती नगरी। यानी कि इसके उपनाम से आपको एक चीज पता चल रही है कि इस सभ्यता में भी जो है वो तांबे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया, और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता के रूप में विकसित हुई। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है, लेकिन ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो वो है आहड़। अगली बात करें तो आहड़ को कहा जाता था धूलकोट का टीला, क्योंकि ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। अच्छा, एक चीज देखो आप, कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आहड़ की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसलिए वहां ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण धूल मिट्टी का बाहुल्य था, इसीलिए वहां धूल मिट्टी काफी मात्रा में थी और इसे धूलकोट का टीला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसे
चूंकि आयड़ नदी बनास नदी की सहायक नदी है, इसीलिए इसे बनास की सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। बनास की सभ्यता के नाम से भी इसे जाना गया है। आगे अगर हम बात करें तो यहां से बड़े बड़े मृद भांड मिले हैं, इसीलिए इसे बड़े मृद भांडों की सभ्यता भी कहा जाता है। यहां अनाज भरने के कोठे, सोहरियां, गोरे, कई सारे पात्र बड़े बड़े मिले हैं, इसीलिए इसे कोठे और गोरे की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इतने सारे नाम इस सभ्यता के हमें देखने को मिलते हैं। आघाटपुर भी इसे कहा जाता है। ताम्रवती नगरी इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है। धूलकोट का टिला भी आहड़ को कहा जाता था। बनास की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। बड़े मृदभांडों की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। कोठे और गोरे की सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें इस आहड़ सभ्यता के बारे में, तो एक नाम हमारे सामने आता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। तो श्री गोपीनाथ शर्मा जो थे, इन्होंने बताया कि 1900 से लेके 1200 ईसा पूर्व का जो समय था वो इस आहड़ सभ्यता का समृद्धि का काल था। यानी कि आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल कितना बताया उन्होंने, 1900 से लेके 1200 ईसा पूर्व के आसपास में। आहड़ सभ्यता की अगर हम बात करें तो आहड़ सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इस सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण स्वरूप होने के साथ साथ ही हम यहां यह अंतर कालीबंगा से लेंगे कि यह पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो कालीबंगा सभ्यता के विपरीत है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि यहां की जो सभ्यता थी आहड़ की, ये पितृसत्तात्मक परिवारों की सभ्यता थी। आगे हमने देखा था कि कालीबंगा के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, और छत जो है वो लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप करके तैयार किया जाता था। उसके विपरीत आहड़ के जो मकान थे, आहड़ के जो मकान थे उसमें जो मकान की नींव होती थी वो नींव शिष्ट पत्थर से भरी जाती थी। मकान की नींव जो है वो शिष्ट पत्थर से इसकी नींव भरी जाती थी, शिष्ट पत्थर से। और जो दीवारें हैं, ये दीवारें ये ईंटों व मिट्टी से बनाई जाती थी, ईंटों व मिट्टी से बनाई जाती थी। इसकी नींव जो है वो शिष्ट पत्थर से रखी जाती थी, जबकि छत के निर्माण में घास फूस का प्रयोग किया जाता था। यह आपको याद रखने की बात है। छत का मकान जो है, छत का जो निर्माण है, घास फूस का छत तैयार यहां पे किया जाता था। आहड़ के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, और ये इसके नगर निर्माण के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ मकान की जो नींव है उसमें शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, दीवारों में ईंटों और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, और घास फूस से यहाँ पे छत तैयार किया जाता था। अगली चीज हम देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ अगला पॉइंट हमारा होगा प्राप्त साक्ष्य। और प्राप्त साक्ष्यों के अंदर पहली चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि यहां जब उत्खनन हुआ तो एक मकान से 6 चूल्हे प्राप्त हुए। एक ही मकान से 6 चूल्हे हमें प्राप्त हुए। यानी कि हम ये स्वरूप ग्रामीण संस्कृतियों में प्राचीन समय में देखते थे, आज के 20-25 साल पहले, कि एक बड़ा सा मकान होता था, बड़ी सी हवेली होती थी, उसमें 5-6 जगह पे चूल्हे जलते थे, यानी कि वहां संयुक्त परिवार निवास करते थे। इसलिए हम यहाँ ये अनुमान लगा सकते हैं इन 6 चूल्हों को देखकर कि यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रचलन में थे। अगली चीज देखें तो यहां से तांबे की थालियां व दीपक मिले हैं। यानी कि हम यहां ये कह सकते हैं कि तांबे के बर्तन हमें जो है वो आहड़ से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करें कि यहां से
एक मुद्रा मिली है, मुद्रा यानी कि एक मोहर मिली है, एक सिक्का हमें मिला है, और उस मुद्रा पर एक ओर तो त्रिशूल का अंकन किया गया है, एक मुद्रा मिली है, उस मुद्रा पर एक ओर तो त्रिशूल का प्रयोग किया गया है, और दूसरी ओर जो है वो यूनानी देवता अपोलो का अंकन उस पे किया गया है। अब यूनान का जो अपोलो देवता था उसे वही स्थान दिया गया था यूनान में जो हमने हमारे सूर्य भगवान को दे रखा है, यानी कि हमारे सूर्य भगवान को यूनानी लोग जो है वो अपोलो देवता के रूप में पूजा करते थे। यानी कि मुद्रा पर यूनानी देवता का चित्र हमें यह बताता है कि ये जो मोहर है ये किसी ना किसी यूनानी शासक के द्वारा चलाई गई थी। यानी कि हम यहाँ इस यूनानी मुद्रा को इंडो ग्रीक मुद्रा के नाम से भी जान सकते हैं, यूनानी मुद्रा के नाम से भी जान सकते हैं, हिंद यवन मुद्रा के नाम से भी जान सकते हैं। तो साहब यहाँ से ये जो यूनानी मुद्रा मिली है, इस यूनानी मुद्रा के एक तरफ त्रिशूल का चित्र है और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। अगली चीज में बात करूं तो यहां से मिट्टी से बना हुआ बेल का खिलौना भी हमें मिला है। मिट्टी से बना हुआ बेल का खिलौना हमें मिला है, और मिट्टी से बना हुआ ये जो बेल है इसे नाम दिया गया बनासियन बुल। इसे हमने क्या नाम दिया? बनासियन बुल, बनास क्षेत्र में मिलने वाला बुल, क्योंकि ये बनास की सभ्यता थी। तो मिट्टी से बना हुआ बेल हमें कहां से मिला? हमें मिलता है आहड़ से। अगली चीज देखें तो यहां स्फटिक, गोमेद और हड्डियों के आभूषण प्रचलन में थे। स्फटिक, गोमेद और हड्डियों के आभूषण यहां पे प्रयोग में लिए जाते थे। तो ये हमारी आहड़ सभ्यता कंप्लीट होती है। एक बार फिर से हम आहड़ के बारे में देखते हैं। तो ये जो आहड़ सभ्यता है हमें उदयपुर से मिलती है। आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़स नदी के किनारे पे मिलती है। उत्खनन इसका 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया, 1956 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया और 1961 में एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया। उपनाम इसके देखें तो इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सबसे जो प्रचलित नाम है वो है ताम्रवती नगरी। अगली चीज अगर हम देखें तो यहाँ इसे धूलकोट का टीला के नाम से भी जाना जाता है। बनास की सभ्यता भी इसे कहा जाता है, बड़े मृद भांडों की सभ्यता भी इसे कहा जाता है, और कोठे और गोरे की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ मैंने इनका भवन विन्यास बताया कि शिष्ट पत्थर से तो मकान की नींव भरी जाती थी, ईंटों और मिट्टी से दीवार तैयार की जाती थी और छत का निर्माण घास फूस से किया जाता था, छप्पर डाल के। यानी कि ये एक ग्रामीण संस्कृति थी, यह एक पितृसत्तात्मक संस्कृति थी। अगली चीज हम देखते हैं, यहाँ जो प्राप्त साक्ष्य यहाँ से हुए उनमें एक मकान से 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पे प्रचलन में थी। तांबे की थालियां और तांबे के दीपक हमें मिले, यानी कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। एक यूनानी मुद्रा मिली है तांबे की, उस पर एक और त्रिशूल का चित्र है और दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण किया गया है, यानी कि यहाँ किसी ना किसी यूनानी देवता का शासन भी, यूनानी शासक का शासन भी रहा था। अगली चीज, मिट्टी से बना हुआ बेल का खिलौना हमें यहां से मिला है और इसे हमने नाम दिया बनासियन बुल। अगली चीज देखें, स्फटिक, गोमेद और हड्डियों के आभूषण हमें यहां से मिलते हैं, और ये जो है ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि इस समय यहाँ जो महिलाएं हैं वो आभूषणों के प्रति विशेष प्रेम रखती थी, विशेष रुचि, विशेष लगाव रखती थी। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट होती है आहड़ सभ्यता। हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखा, हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखा और हमने आहड़ सभ्यता के बारे में भी देखा। अगली जो सभ्यता हमारी होगी वो होगी बेराट की सभ्यता।
तो आइए हम बेराट की सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेराट की सभ्यता। स्थान, नदी कौन सी है, उत्खनन कब और किसके द्वारा किया गया, इसके उपनाम कौन कौन से हैं, और यहां से कौन कौन से साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो साहब इनके बारे में हम अगर चर्चा करें तो ये स्थान है विराटनगर जयपुर में। नदी है बाणगंगा नदी, जिसके किनारे पे ये सभ्यता पली फूली, और बाणगंगा नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। अब ये अर्जुन की गंगा का नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका आगे संदर्भ हमें देने वाला हूं। उत्खनन 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा पहली बार किया गया। 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, और बाद में नील रत्न बनर्जी का भी इसमें योगदान शामिल होता है। उपनाम अगर मैं यहां बताना चाहूं आपको, तो ये जो बेराट की सभ्यता है, इस बेराट की सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आए प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा बेराट की सभ्यता। अब साहब यहां से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में देखें तो सबसे पहले तो देखें तो यहां से प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहां से हमें महाभारत कालीन साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहां से महाजनपद कालीन साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहां से मौर्य काल के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, और मौर्य काल के बाद में यहां से मौर्योत्तर यानी कि मौर्यों के बाद के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ से गुप्तकालीन साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ से हर्षवर्धन के काल के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, और हमें यहाँ से मध्यकालीन साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। इतने प्रकार के साक्ष्य इस बेराट की सभ्यता में मौजूद थे। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि कौन कौन से साक्ष्य प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य हैं, कौन कौन से महाभारत कालीन हैं, महाजनपद कालीन हैं, कौन से मौर्य और मौर्योत्तर कालीन हैं, कौन से गुप्तकालीन और गुप्तोत्तर काल यानी कि हर्षवर्धन काल के हैं, और कौन से साक्ष्य मध्यकाल के हैं। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि बेराट की सभ्यता से निम्न में से किस काल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो इतने कालों के अवशेष तो यहां से प्राप्त हुए, वैदिक कालीन और सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन साक्ष्य यहां से नहीं मिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक पुस्तक का नाम आता है एक्सकेवेशन ऑफ बेराट, और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो यह लिखी गई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। एक्सकेवेशन ऑफ बेराट, इस पुस्तक में दयाराम साहनी ने इस बेराट सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों का विस्तृत वर्णन दिया है और पूरी सूची बनाई है कि यहां से कौन कौन से साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। आइए अब बेराट सभ्यता के ये फैक्चुअल डाटा जानने के बाद हम देखते हैं कि यहां से कौन कौन से काल के साक्ष्य मिलते हैं, और एक एक को यहां हम उठाते हुए निकलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि साहब यहां से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब यहां मैं जो
पूरी बेराट सभ्यता आपको समझाने वाला हूं वो इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्योंकि बेराट अपने आप में एक विस्तृत, एक बड़ी सभ्यता है, एक बड़ा विषय बेराट का है। और यहां हम अगर सबको एक साथ पढ़ेंगे तो सारा सिस्टम यहां रामायण की तरह हमें देखने को मिलेगा और वो हमें याद नहीं होगा। अगर जबरदस्ती करेंगे तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन याद रह जाएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। और ये तरीका बेराट पढ़ने का सबसे अच्छा और सबसे सुगम तरीका माना जाता है। प्रागैतिहासिक कालीन क्या मिलते हैं यहां साक्ष्य, उसके बारे में बताऊं साहब। यहां से कुछ शैल चित्र मिले हैं प्राचीन काल के। शैल चित्र का मतलब है शिलाओं पर, चट्टानों पर चित्रकारी की गई। और जिस समय के शैल चित्र मिलते हैं वो पाषाण कालीन यानी कि प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र वो माने जाते हैं। और राजस्थान में ये जो शैल चित्र हैं ये सबसे पुराने चित्र माने जाते हैं, इसीलिए इसे मैंने आपको बताया था कि इसे प्राचीन काल की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि प्राचीन काल की चित्रशाला इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पे शैल चित्र मिले हैं प्राचीन काल के। दीवारों पर, पत्थरों पर, गुफाओं में जो बने हुए चित्र हैं उनकी वजह से इसे प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य मिला या नहीं मिला। उसके बाद मैंने आपको बताया कि साहब यहां से महाभारत कालीन साक्ष्य भी मिलते हैं। तो कौन से साक्ष्य हैं जो महाभारत काल के हैं। महाभारत क्या था, कौरव और पांडव, इनके बीच में हस्तिनापुर राज्य की सत्ता को लेकर युद्ध छिड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो पांडव थे ये अज्ञातवास पर चले गए थे। तो ये जो पांडवों का अज्ञातवास था, इस अज्ञातवास की कहानी में बेराट भी आता है। यानी कि पांडवों के अज्ञातवास की जो कहानी है वो जुड़ी हुई है बेराट से। यानी कि पांडव कुछ समय के लिए बेराट में रुके थे। तो यानी कि बेराट से पांडवों के अज्ञातवास की कहानी जुड़ी है। अब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि पांडव यहां रुके थे और अज्ञातवास पांडवों ने यहां बिताया था। तो यहां से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे यहां से 3 डोंगरियां पुरातात्विक महत्व की है। इनमें से एक नाम है भीम डोंगरी, और भीम 5 पांडवों में से एक था और सबसे शक्तिशाली था। हमें यहां से भीमताल या भीम तालाब भी मिला है। यानी कि भीम ने जब पैर रखा पृथ्वी पर तो यहां बेराट में एक ऐसा पगमार्ग भीम का दिखाया जाता है, उसे भीमताल के नाम से जाना जाता है। यहां पे विराट पर्व मनाया जाता था और आज भी विराट पर्व मनाया जाता है। यहां पे बाणगंगा मेला मनाया जाता था और आज भी ये जो बाणगंगा मेला मनाया जाता है ये महाभारत काल का बाणगंगा मेला है। तीसरी चीज, बाणगंगा नदी के उद्गम की कुछ किंवदंतियां ये साबित करती है कि जब प्यास लगी पांडवों को तो अर्जुन ने अपनी तीर से जमीन में छेद किया और वो जो धारा निकली वो बाणगंगा, बाण से निकली हुई गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बाणगंगा के नीचे ब्रैकेट में अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसे लिखवाया था। तो ये कुछ महाभारत कालीन साक्ष्य हैं। तो पांडवों के अज्ञातवास की कहानी बेराट से जुड़ी हुई है। यहाँ भीम डोंगरी, भीमताल, विराट पर्व, बाणगंगा मेला और बाणगंगा नदी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सभ्यता महाभारत काल के साक्ष्यों में पली बड़ी है। अगली चीज कि साहब ये महाजनपदकालीन सभ्यता थी। कैसे पता चले कि महाजनपदकालीन सभ्यता थी? तो आपको यह पता होना चाहिए कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण का दौर आता है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में
भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद का नाम था मत्स्य जनपद। एक जनपद का नाम था मत्स्य जनपद, और इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, और यही विराटनगर कहलाता है आपका बेराट। यानी कि जो विराटनगर जो वर्तमान में है, इसे बेराट कहा जाता है, और यह पहले मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ करता था। और राजा विराट ने इस राजधानी का निर्माण करवाया, इसीलिए इसे विराटनगर के नाम से जानते हैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी होने के कारण यहां हमें महाजनपद कालीन साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगले साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं, तो यहां से मौर्य काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। मौर्य काल के क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो साहब यहां 1837 में जब कैप्टन बर्ट ने उत्खनन किया, तो कैप्टन बर्ट को अशोक का एक शिलालेख मिला। और अशोक कौन था? अशोक जो है वो मौर्य सम्राट था। अशोक का एक शिलालेख या अभिलेख यहां से कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ, और ये अशोक का जो शिलालेख इन्हें प्राप्त हुआ, इस शिलालेख, इस अभिलेख को कहा जाता है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख। अब साहब ये जो भाब्रू अभिलेख है, इस भाब्रू अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहली बात तो इस भाब्रू अभिलेख को त्रिरत्न अभिलेख या त्रिरत्न शिलालेख भी कहा जाता है। सबसे काम की बात, मौर्यकालीन साक्ष्य देख रहे थे। 1837 में कैप्टन बर्ट को यहां खुदाई के दौरान अशोक का एक अभिलेख मिला, और उस अभिलेख को कहा जाता है भाब्रू अभिलेख, और इसी भाब्रू अभिलेख को कहा जाता है त्रिरत्न अभिलेख। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक ने इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, और कौन कौन से हैं 3 रत्न? बुद्ध, धम्म और संघ। इन तीनों रत्नों में आस्था प्रकट की है अशोक ने, और 3 रत्नों में आस्था प्रकट करने के कारण ही इसे त्रिरत्न शिलालेख के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज और क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी भी यह अभिलेख देता है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी देता है। अगली चीज अगर देखें तो इसमें अशोक जो है उसका नाम मिलता है प्रियदर्शी, यानी कि प्रिय दिखने वाला। प्रियदर्शी अशोक को इसमें कहा गया है, और अशोक को ही इसमें मगध का राजा के नाम से या मगध राज के नाम से भी पुकारा गया है। तो ये आपका भाब्रू शिलालेख हो गया। और अब एक चीज मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि मौर्यकालीन साक्ष्य जो अशोक का यहां से शिलालेख मिला, भाब्रू शिलालेख, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। यानी कि मैं यहां यह भी कह सकता हूं कि यहां जो मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं, इन मौर्यकालीन साक्ष्यों के साथ साथ यहां पे राजस्थान में बौद्ध धर्म के साक्ष्य कहां मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका के साथ बेराट में मिलते हैं। क्या साक्ष्य मिलते हैं? कि साहब अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है, इसमें बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था प्रकट की गई है, और ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां से बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिलते हैं। और कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं यहां से मौर्यकालीन या बौद्ध धर्म से संबंधित? तो यहां से बौद्ध मठ, गोल मंदिर जैसी कुछ इमारतों का भी यहां पे वर्णन किया गया है,
और माना जाता है कि इन इमारतों का निर्माण जो है ये अशोक द्वारा करवाया गया था। स्तूप के रूप में अशोक के द्वारा यहां बौद्ध मठ और गोल मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। तो ये आपके मौर्यकालीन साक्ष्य हुए और ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य हुए। अगला एक यहां पे 1872 में कार्लाइल महोदय को, अंग्रेज इतिहासकार है, 1872 में कार्लाइल महोदय को अशोक का एक और अभिलेख मिलता है खंडित अवस्था में, यानी कि खंडित अभिलेख अशोक का यहां पे फिर से दोबारा मिलता है 1872 में। तो हम ये मान सकते हैं कि अशोक के अभिलेख, भाब्रू शिलालेख का बेराट में मिलना, खंडित शिलालेख में बेराट का मिलना, यहाँ से अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों, मंदिर, विहारों का मिलना, यह बताता है कि ये मौर्यकालीन साक्ष्य के रूप में प्रसिद्ध रहे। अगली अगर मैं बात करना चाहूं तो साहब मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों के बाद का काल। तो मौर्योत्तर काल के यहां साक्ष्य कौन कौन से मिलते हैं? तो साहब यहां से आहत मुद्राएं मिलती है। आहत मुद्राओं को कहा जाता है पंचमार्क। पंचमार्क, आहत मुद्राओं को कहा जाता है पंचमार्क। और अगर मैं यहां और बात करूं तो एक चीज देखना, मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्यों के बाद में जो शुंग, कुषाण, पहलव, इंडो ग्रीक वगैरह जो शासक आए, तो उनमें इंडो ग्रीक शासक जो थे, उन इंडो ग्रीक शासकों में एक शासक था मिनांडर। क्या नाम था उसका? मिनांडर। तो यहां हम कहेंगे कि साहब यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं यहां से मिली है। मिनांडर की मुद्राएं कहां से? मिनांडर शासक था और मिनांडर के द्वारा चलाई गई जो मुद्राएं हैं वो हमें कहां से मिलती है? इस बेराट से मिलती है। यानी कि मौर्योत्तर काल में इस जगह पे भी यूनानी शासकों ने शासन किया और इन यूनानियों को ही जो है वो इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। तो यूनानी मुद्रा आ जाए या इंडो ग्रीक मुद्रा आ जाए तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? बेराट होना चाहिए। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो साहब गुप्त काल के कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो गुप्त काल के साक्ष्यों के अंदर सबसे पहले मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा कि साहब यहां जो लिपि चलती थी बेराट सभ्यता में, वो लिपि थी शंख लिपि। और ये जो शंख लिपि थी ये ब्राह्मी लिपि का अलंकृत रूप थी। यहां गुप्त काल के साक्ष्यों को हम देख रहे हैं, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां जो लिपि चलती थी वो शंख लिपि थी और ब्राह्मी लिपि का ही अलंकृत रूप हुआ करती थी। और शंख लिपि जो है, शंख लिपि जो है, इस शंख लिपि का प्रयोग गुप्त काल में भी होता था। शंख लिपि का प्रयोग गुप्त काल में भी होता था। यहां शंख लिपि का मतलब यह है कि यह एक संकेतात्मक लिपि थी, यानी कि जब यहां मुस्लिम आक्रमण हुए या जब यहां विदेशी आक्रमण हुए तो यहां क्योंकि बौद्ध धर्म के साक्ष्य यहां से मिले हैं तो बौद्ध भिक्षु भी यहां रहते होंगे। तो जब वो बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचाकर भागे तो उन्होंने एक दूसरे की ओर संकेत करने के लिए जो निशान बनाए उसे ही शंख लिपि के रूप में जाना गया। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी टेंगो चार्ली। उस टेंगो चार्ली में जब भारतीय सेना जंगल में ऑपरेशन के लिए जाती है तो पशु पक्षियों की आवाज निकालती है या कुछ विशेष संकेत पेड़ों पर लिख देती है और वो जो लिपि है वो संकेतात्मक लिपि बन जाती है। तो जब यहां बौद्ध भिक्षुओं पर आक्रमण हुए, बौद्ध मठों को तोड़ा गया, बौद्ध धर्म की संस्कृति को नष्ट किया गया, इमारतों को ध्वस्त किया गया, उस समय बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने साथियों को बताने के लिए जिस संकेतात्मक लिपि का प्रयोग किया वो थी शंख लिपि। और माना जाता है इस शंख लिपि की जो उत्पत्ति है वो गुप्त काल में हुई थी, यानी कि गुप्त काल में भी शंख लिपि प्रचलन में थी। तो हमें यह बताता है कि गुप्त काल की शंख लिपि का प्रचलन बेराट में था। अगली चीज देखें तो साहब यहां से हर्षवर्धन कालीन साक्ष्य भी मिलते हैं। और हर्षवर्धन कालीन साक्ष्य कौन से हैं?
तो हमारे सामने आ जाएगा कि हेनसांग जो था चीनी यात्रियों का राजकुमार, वो हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया और हेनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी सीयूकी, जो इसका यात्रा वृत्तांत थी। और सीयूकी में हेनसांग ये बताता है कि साहब मैंने बेराट की यात्रा की, और बेराट को ये पोलीबोथ्रा के नाम से संबोधित करता है। इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी, उसे पोलो मिलो कहा था, और बेराट की भी यात्रा कही थी और पोलीबोथ्रा इसे कहा था। और इसने बताया कि मैंने जब पोलीबोथ्रा की यात्रा की यानी बेराट की यात्रा की, तो यहां मैंने बौद्ध मठ देखे हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित इमारतें देखी है, और ये इमारतें बौद्ध संप्रदाय के बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे। तो हेनसांग सीयूकी में बेराट का जिक्र करता है, यानी कि हमें यहां से हर्षवर्धन काल की भी कुछ भीनी भीनी खुशबू यहां से आती है। इसके बाद हम देखें तो यहां से मध्यकालीन साक्ष्य कौन कौन से मिलते हैं, यानी मध्यकाल का मतलब जब मुस्लिम शासन था। तो साहब यहां हमें मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण मिलते हैं। हमें यहां से अकबर कालीन, जो अकबर के काल में बने हुए थे, अकबर कालीन जैन मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं जो वर्तमान में स्थित है। इसके अलावा हमें यहाँ से ईदगाह के प्रमाण मिलते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड को बेराट से एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, यानी कि सोने का घड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये जो सभी साक्ष्य है, मुगल कालीन टकसाल, अकबर कालीन जैन मंदिर, ईदगाह और राम सिंह को स्वर्ण मंजूषा प्राप्त होना, ये इस बात का संकेत देता है कि यहाँ पे मध्यकालीन साक्ष्य मौजूद थे। तो ये हुई हमारी बेराट की सभ्यता। अब साहब बेराट की सभ्यता के बारे में एक चीज आपको मैं यहां और बताना चाहूंगा कि यहां इस बेराट की खुदाई से पुरातात्विक महत्व की 3 चोटियां या 3 डूंगरियां प्राप्त हुई है, 3 पर्वत प्राप्त हुए हैं। 3 में एक का नाम है भीम डूंगरी, एक का नाम है बीजक डूंगरी, और एक का नाम है गणेश डूंगरी, या इसी को कई बार कहा जाता है महादेव डूंगरी। तो ये हमने बेराट के बारे में देखा कि बेराट से हमें प्रागैतिहासिक काल से के साक्ष्य मिलते हैं, महाजनपद काल के साक्ष्य भी मिलते हैं, महाभारत काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो है वो है आपके मौर्य कालीन साक्ष्य। और अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला है, तो साहब वो बेराट से मिला है। भाब्रू शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलती है, और इसे त्रिरत्न शिलालेख भी कहा गया है, क्योंकि इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, और इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध धर्म का ये उल्लेख ये बताता है कि यहाँ बौद्ध संस्कृति के प्रमाण भी इस बेराट से मिलते हैं। और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर होगा आपका आंखें बंद करके बेराट। और दूसरा स्थान झालावाड़ में है कोलवी की गुफाएं। तो यहाँ बेराट के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का या बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र कौन सा था, तो आंसर होगा बेराट। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी, ये जो तीनों डूंगरियां हैं, ये तीनों डूंगरियों का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो होगा आपका बेराट की सभ्यता से। अब यहां हम चारों सभ्यताओं के बारे में एक थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सभ्यता, उस सभ्यता का कालक्रम, सभ्यता का कालक्रम, और यहां से किस प्रकार के मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं, यह भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने सभ्यता आपको बताई है कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता का जो कालक्रम था, यानी कि इतिहास के किस समय में, किस कालखंड में यह मौजूद थी, तो साहब 2300 से लेके 1750
50 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता मौजूद थी। मृदभांड यहां से मिले हैं लाल काले मृदभांड। याद रखना, लाल काले मृदभांड। यहां लाल काले मृदभांडों का मतलब है कि यहां से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें मेन कलर जो हो रखा है धरातल पे वो तो है लाल कलर, और जो डिजाइनें बनाई गई है, जो चित्र बनाए गए हैं, वो चित्र बनाए गए हैं कौन से कलर से? काले कलर से। तो लाल काले मृदभांड यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी है आपकी आहड़ सभ्यता, जो उदयपुर से मिली। 2000 से लेके 1200 ईसा पूर्व ये सभ्यता अपने अस्तित्व में रही, और यहां से भी लाल काले मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, और इस गणेश्वर सभ्यता से जो है हमें लगभग 2800 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ के जो मृदभांड हैं वो कपिश वर्णी मृदभांड है। और कपिश वर्णी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ काले और नीले रंग के मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं। चौथी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो साहब यहां से, यानी कि बेराट की जो सभ्यता है ये 600 ईसा पूर्व की सभ्यता है, और 600 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और साथ ही यहां से एक चीज देखना, उत्तरी काले पोलिशदार मृदभांड NBPW, ये उत्तरी काले पोलिशदार मृदभांड, पहले जो सभ्यताएं थी उनका आकलन मृदभांडों के आधार पे भी हुआ है। तो उत्तरी काले पोलिशदार मृदभांड जो है ये मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन संस्कृति या मौर्य काल के प्रमाण है, मौर्य काल की विशेषताएं हैं उत्तरी काले पोलिशदार मृदभांड। और ये मृदभांड बेराट से मिले, यानी कि ये भी जो है ये मौर्यकालीन साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये हमारी 4 सभ्यताएं थी, और इनमें आपको पता चल रहा होगा कि सबसे जो प्राचीन सभ्यताएं हैं कालक्रम के आधार पे वो है आपकी गणेश्वर सभ्यता। ये आपकी गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व पहले की है, फिर 2300 से 1750 के बीच की कालीबंगा है। अगर इसके कालक्रम को जमाएं तो आप पहले नंबर पे लिखेंगे गणेश्वर, दूसरे पे कालीबंगा, तीसरे पे आहड़ और चौथे पे आएगी आपकी बेराट की सभ्यता। अब बेराट का जो कालक्रम है वो है 600 ईसा पूर्व, और मैंने आपको बताया कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी, यानी कि इस समय लोहा प्रचलन में था, और ये बेराट की सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता के रूप में जानी जाएगी। ये होती है आपकी राजस्थान की सभ्यताएं कंप्लीट। इन 4 ही सभ्यताओं के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हम यहां थोड़ा सा और 2-1 सभ्यताओं के बारे में देखेंगे, 2-5 सभ्यताओं के बारे में देखेंगे, वो भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, लेकिन यह इनके बारे में इतने विस्तार से नहीं देखेंगे। तो एक सभ्यता यहां आएगी बागोर की सभ्यता, और बागोर की सभ्यता जो है ये है साहब भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे पे है? तो बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पे है। इस बागोर की सभ्यता का जो उत्खनन है 1967 से 1969 के बीच में किया गया VN मिश्र के द्वारा और LS लेशिन के द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र और LS लेशिन के द्वारा किया गया। यहां से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं इनमें 2 प्रकार के साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है ये पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले, यानी कि सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? ये मिले हमें बागोर से। और ये जो साक्ष्य हैं
पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं ये आपके आ जाते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित है साहब। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल में भी 3 पाषाण काल थे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और पशुपालन की अगर बात करें तो उसकी खोज मध्य पाषाण काल में हुई थी, यानी कि बागोर से जो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं कौन से काल से संबंधित हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये यहां से हमें जानकारी मिलती है। अगला यहां से पाषाण कालीन औजारों का ढेर भी हमें देखने को मिला है। पाषाण कालीन औजारों का जो सबसे प्राचीनतम और भारत का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा जो एक भंडार ढेर या समूह हम कह सकते हैं, वो कहां से मिला हमें, वो भी मिला है हमें बागोर से। तो ये थी हमारी बागोर की सभ्यता। अगली सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो एक सभ्यता आ जाती है आपकी नगर की सभ्यता। और नगर की जो सभ्यता है ये है टोंक में। क्यों ये फेमस है, तो ये 3-4 चीजें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि यहां मालव जनपद के सिक्के हमें देखने को मिले हैं। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के किस स्थल से मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए, तो आंसर होगा नगर। दूसरा साहब, यहां से शुंग काल में बनी हुई महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन से काल की है, शुंग काल की है। अगली चीज अगर मैं, अच्छा, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसका आया हुआ है। नगर की सभ्यता। अगली चीज अगर हम देखें तो यहां से कुषाण काल में बनी हुई रति कामदेव की मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई है। कौन से काल की है, कुषाण काल की है। और अगर हम यहां देखें तो कमल को हाथ में लिए, कमल के फूल को हाथ में लिए, कमल को हाथ में लिए लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति यहां नगर से हमें प्राप्त हुई है। तो मालव जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो आंसर होगा नगर। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से प्राप्त होगी, तो आंसर होगा नगर। रति कामदेव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, तो आंसर होगा नगर। और कमल को हाथ में लिए हुए लक्ष्मी जी की मूर्ति कहां से, लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, तो आंसर होगा नगर। अगली सभ्यता में आपको यहां ये बताना चाहूंगा, एक तो थी नगर और एक सभ्यता है नगरी, और यह सभ्यता है चित्तौड़ में। यहां की क्या विशेषताएं हैं, ये हम यहां अगले पॉइंट पे देखते हैं। यानी कि हमारी अगली सभ्यता जो है उसका नाम है नगरी सभ्यता, और ये है चित्तौड़ में। जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ क्षेत्र में जहां गुहिल वंश शासन स्थापित हुआ, वहां पहले शिवी जनपद हुआ करता था, और शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी माध्यमिका, और माध्यमिका को वर्तमान में चित्तौड़ के नगरी के रूप में देखा जाता है। तो यहां हम सीधी सीधी बात ये कहेंगे कि यहां शिवी जनपद के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। शिवी जनपद के सिक्के हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यहां मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि शिवी जनपद की जो राजधानी थी उसका नाम था माध्यमिका, और यही माध्यमिका वर्तमान में नगरी के रूप में जाना जाता है। अगली बात नगरी के रूप में हम करें, नगरी के बारे में हम करें, तो नगरी सभ्यता से नटराज की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। और यह नटराज की जो मूर्ति है ये राजस्थान की नटराज की प्राचीनतम मूर्ति मानी जाती है। राजस्थान में नटराज की प्राचीनतम मूर्ति ये मानी जाती है। अगला 1-2 सभ्यताएं और बची हुई हमारे, एक सभ्यता है रेड की सभ्यता, और रेड की सभ्यता भी आती है आपके टोंक में।
इसकी मैं बात करना चाहूं तो साहब रेड की जो सभ्यता है ये ढील नदी के किनारे पे बसी हुई थी। ढील नदी के किनारे पे ये सभ्यता बसी हुई थी। और रेड की सभ्यता के बारे में आपको दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो यहां पर भी मालव जनपद के सिक्के प्रचलन में थे। तो मालव जनपद के सिक्के दो जगह हो गए, एक तो नगर टोंक में और दूसरा रेड वो भी टोंक में, और यहां ढील नदी के किनारे पे ये सभ्यता स्थल बसा हुआ था। तो मालव जनपद के सिक्के यहां से चले। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो सभ्यता स्थल है रेड, इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी गया है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रेड। अब ये क्यों कहा जाता है टाटा नगर? क्योंकि यहां से लोहे के जो उपकरण थे उनका सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा ढेर जो है उस जमाने का, वो कहां से मिला है? वो रेड से मिला है। इसके बाद और कुछ सभ्यताओं की बात करें तो एक सभ्यता आ जाती है आपके सामने, सुनारी की सभ्यता। और सुनारी की सभ्यता कहां है? तो साहब आंसर होगा आपका सुनारी की सभ्यता झुंझुनू में है। और सुनारी की सभ्यता की क्या विशेषता है कि पहली बात तो ये कांतली नदी के किनारे पर है। अब कांतली नदी के किनारे पर दो सभ्यताएं हो गई, सीकर में गणेश्वर सभ्यता और झुंझुनू में सुनारी की सभ्यता। और यहां से जो है वो लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां सुनारी से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल थे जिनके बारे में हमने देखा। और कुछ फिर छोटे छोटे सभ्यता स्थल हैं जिनके बारे में एक एक लाइन के अंदर हम देखें तो एक है सोथी, और सोथी है बीकानेर में, और इसे कहा जाता है साहब कालीबंगा प्रथम। तो ये सभ्यता स्थलों का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एक बार मैं छोटी सी चीज आपको ये बताना चाहूं कि ये जो मैंने आपको बेराठ लिखाई, ये जो मैंने आपको रेड की सभ्यता बताई, ये जो मैंने आपको नगर की सभ्यता बताई, ये जो मैंने आपको नगरी की सभ्यता बताई, ये जो मैंने आपको सुनारी की सभ्यता बताई, इसके अलावा जयपुर में एक सभ्यता है जोधपुरा की सभ्यता। जोधपुरा की सभ्यता कहाँ पे? जयपुर में, ये सभ्यता। इसके अलावा एक सभ्यता है ईसवाल जो है उदयपुर में। ये सभी सभ्यताएं जो है ये लोह युगीन सभ्यताएं मानी जाती है। ये सभ्यताएं कौन सी सभ्यताएं हैं? लोह युगीन सभ्यताएं मानी जाती है। बेराठ, रेड, नगर, नगरी, सुनारी, जोधपुरा और ईसवाल, ये इन सभ्यताओं की विशेषता है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक काफी विशेष पॉइंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी कई बार आते हुए भी उन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में एक अच्छी खासी डिस्कशन अपने बीच में रही, और आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखें, ज्यादा से ज्यादा बार इन वीडियोस को आप पढ़ें, सुने, ताकि आपकी चीजें, आपके दिमाग में ये सारी चीजें जो है वो स्थायी हो जाए। धन्यवाद। अगली क्लास में हम मिलेंगे। तो यहाँ हमारा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का जो सेकंड चैप्टर था वो भी समाप्त हो जाता है।